शौकत। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो जो ब्लड गैसेस हम पढ़ रहे हैं वो सीरीज। तो 3 चीज़ें हमने कर ली थी जिसमें एनाइन गैप के ऊपर बात कर ली थी, फिर हमने बफर सिस्टम के मुतल्लिक एक वीडियो देखी थी और ऑक्सीजनेशन टिश्यू थर्ड पार्ट था। तो आज जो चौथा पार्ट है इसका जिस पे हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इन तीनों पार्ट के मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा। अब चौथा पार्ट में जो मेनली हम डिस्कस करेंगे वो अप्रोच होगी ब्लड गैस डिसऑर्डर की। और इसके अलावा जो है सिंपल डिसऑर्डर की बात करेंगे, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर, एनाइन गैप, और फिर डेल्टा डेल्टा पे हम थोड़ा ज़्यादा बात करेंगे और कॉम्पनसेशन पे फिर कुछ बातें हम फाइनली टेक होम मैसेज की बात करेंगे। तो जब भी हम ब्लड गैसेस रीड करते हैं तो दैट मस्ट बी रेड इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री, फिर एग्जामिनेशन, और फिर जब हम रीड करते हैं ब्लड गैसेस हमारे सामने है तो इंटरनल कंसिस्टेंसी को देखना चाहिए, वैलिडिटी को देखना चाहिए। समटाइम क्या होता है कि वो वैलिड ही नहीं होती, तो सारा प्रोसेस हम कर चुके होते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। समटाइम इट कैन बी डेंजरस एज वेल। ब्लड गैसेस की वैलिडिटी और उसको इलेक्ट्रोलाइट्स के कंटेक्स्ट में देखें कि एनाइन गैप बढ़ा हुआ है, नॉर्मल है। डेल्टा डेल्टा की जब हम बात करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। नॉर्मल वैल्यूज हम सबको मालूम है, ब्लड गैसेस की टिपिकल वैल्यूज हैं जिसमें समटाइम दिस एरियाज ओवरलुक्ड। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में ये एरिया जो है वो प्रोमिनेंट होता है जिसमें हम हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। और अगर कोई क्रोनिक स्मोकर है तो भी ये थोड़ा सा बढ़ सकता है, अप टू 10% भी समटाइम मिल सकता है, वरना अदरवाइज नॉर्मली लेस देन 3% कार्बन मोनोऑक्साइड परसेंटेज होती है। अच्छा, पीएच क्या है वो हमें मालूम है, लॉगरिथम स्केल है जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन बढ़ रहे हैं तो ये कम होता जाता है, पीएच जो है वो कम होती जाती है और वो सिवियरिटी ऑफ द एसिडोसिस को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो इसमें हम आगे और इंटरनल कंसिस्टेंसी को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। हमने बात कर ली कि इस वुड बी डेंजरस कि अगर हम किसी को हिस्ट्री एग्जामिनेशन के बगैर ब्लड गैसेस को रीड करें। इट्स पॉसिबल कि क्रिटिकल इल पेशेंट हो जिसकी ब्लड गैसेस बिल्कुल नॉर्मल लुकिंग हो, जैसे ये अगर ब्लड गैसेस हैं तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल बंदे की भी हो सकती हैं, और बहुत ही सीरियस पेशेंट जो वेंटिलेटर पे है जिसमें मल्टीपल डिसऑर्डर है तो उसमें भी ये इस तरह की ब्लड गैसेस मिल सकती हैं जिसमें आप देखेंगे सारी वैल्यूज जो है वो नॉर्मल है। इंटरनल कंसिस्टेंसी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम ब्लड गैसेस देते हैं देखते हैं तो वी शुड आस्क आवरसेल्फ, इज इट कंसिस्टेंट इंटरनली, जिसको इस इक्वेशन से हम हाइड्रोजन आयन मालूम कर सकते हैं। स्टैंडर्ड लेते हैं हम 24 बाइकार्ब वाला PCO2 जो पेशेंट का है और बाइकार्ब जो पेशेंट का है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये अगर आपके सामने ब्लड गैसेस हैं जिसमें PA 7.22 एसिडिक है और PCO2 36 से 22 का बाइकार्ब है। अब इसकी जब हम इस इक्वेशन से अप्लाई करते हुए हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन देखते हैं तो वो 39 आती है। 39, अब इसमें हम देखें कि 39 correspond to which pH, तो you can see over here 35 और 40 के बीच में, तो तकरीबन की pH जो है वो 7.4 7.45 के बीच में होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे 7.22 है। इट मींस इट्स नॉट कंसिस्टेंट, तो वी नीड टू बी केयरफुल कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। कंपनसेशन की बात कर लेते हैं। बहुत दफ़ा ये रट्टा ही लगाना पड़ता है, या अगर इतनी फ्रीक्वेंटली हम कर रहे होते हैं तो फिर याद भी रह जाती है। जैसे नेफ्रो में हमें ये वाला जो एक्सपेक्ट है वो याद हो चुका है कि जब भी बाइकार्ब जो है वो एक गिरता है तो उसकी कॉम्पनसेशन में जो PCO2 है 1.2 टाइम्स गिरता है। या विंटर फार्मूला में अगर लगाएंगे तो भी आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो तकरीबन ऐसे ही आएंगे। अगर किसी का बाइकार्ब जो है वो 24 से कम हो के 14 हुआ है, यानी 10 का फॉल है, तो 1.2 टाइम PCO2 कम हो तो तकरीबन 12 या 13 PCO2 40 में से कम होना चाहिए। तो ये एडिक्वेट कंपनसेशन की बात करते हैं। फिर मेटाबॉलिक अल्कलोसिस की जब बात करते हैं तो फिर 0.7 जो है वो PCO2 डिक्रीज होता है फॉर ईच बाइकार्ब फॉल, 1 बाइकार्ब फॉल। और इसी तरह से जो एसिडोसिस एक्यूट और क्रोनिक दोनों में
जो फ़र्क है, अगर PCO2 10 बढ़ता है यानी 40 से 50 होता है, तो बाइकाप 24 से 1 बढ़ा के हम बात करेंगे नॉर्मल कॉम्पेंसेशन की, और उसमें 3.5 बढ़ा के हम बात करेंगे नॉर्मल कॉम्पेंसेशन की। और अगर अल्कलोसिस की बात कर रहे हैं तो एक्यूट और क्रोनिक में देखें तो 10 का अगर PCO2 फॉल हो रहा है, जो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में हम देखते हैं, तो बाइकाप कितना कम होना चाहिए? एक्यूट में 2, और जो क्रोनिक है तो उसमें 5 का कम होना चाहिए। although chronic respiratory alkalosis is not very commonly seen। डेल्टा डेल्टा की हम बात थोड़ी सी डिटेल में करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है बहुत सारे ट्रेनीज को। तो बेसिकली जो डेल्टा डेल्टा गैप है क्या? डेल्टा एनाइन गैप है और रेशियो डेल्टा बाइकाप है, जो टिपिकली 1 है। कैसे? इन अदर वर्ड्स वी कैन से द इंक्रीज इन एनाइन गैप, इंक्रीज जब हम कह रहे हैं तो यानी इसका कोई कट ऑफ होगा, जो हम 8 से 12 लेते हैं, तो बीच वाला अगर 10 कट ऑफ है, तो किसी पेशेंट का अगर 20 एनाइन गैप है, तो यानी 10 का जो चेंज है या इंक्रीज है, उसका रेशियो फिर चेंज या डिक्रीज इन द बाइकाप। अगर किसी का 24 बाइकाप से जो है 14 हो गया है, तो ये 10 का फॉल है, और एनाइन गैप 10 से 20 हो गया है, तो ये रेशियो टिपिकली 1 बनता है, जो कि अनकॉम्प्लिकेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस की में मिलता है। एक पेशेंट का एग्जाम्पल लेते हैं जो रीनल फेलियर में आया है, उसका डेल्टा डेल्टा देखते हैं, जिसकी पीएच 7.2 है, PCO2 28 और बाइकाप 14 है। तो इसका आप देखें, इलेक्ट्रोलाइट्स देखें तो उसमें कितना एनाइन गैप है? एनाइन गैप इसका है 20। एनाइन गैप वी नो कि सोडियम से हम जब क्लोराइड और बाइकाप को ऐड करके सोडियम से जब माइनस करते हैं, तो 20 है, उसका जो डेल्टा गैप हुआ वो 10 हुआ, और बाइकाप जो है इसका अगर देखें 14 है, तो 10 का जो है डिक्रीज है, तो डेल्टा बाइकाप 10 होगा, और फिर हम डेल्टा डेल्टा रेशियो देखेंगे तो 1 आएगा। जब 1 आता है किसी पेशेंट का, तो हम कहेंगे दैट इज सिंपल हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जो कि अनकॉम्प्लिकेटेड होता है। फिर चेक कब कर करना होता है डेल्टा डेल्टा? क्या हर पेशेंट में करने की जरूरत है? तो हर पेशेंट में करने की जरूरत नहीं है। अमूमन जिनमें एनाइन गैप जो है थोड़ा बड़ा हुआ है, तो ये करने से हेल्पफुल होता है। अमूमन जो है 8 यानी चेंज इन डेल्टा एनाइन गैप जो है 8 से ज़्यादा हो, किसी का अगर कट ऑफ 10 है, जो टिपिकली लिया जाता है वो 10 है, तो अगर 18 इससे ज़्यादा हो तो उसमें ज़्यादा हेल्पफुल डेल्टा डेल्टा होता है। और ये हेल्प करता है टू डिफरेंशिएट, हमें मालूम है प्योर हाई एनाइन गैप, जो अभी अभी केस हमने डिस्कस किया है, उसको कोएग्जिस्टिंग नॉर्मल एनाइन गैप और कोएग्जिस्टिंग मेटाबॉलिक अल्कलोसिस से डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। उसका थोड़ा और आगे समझ लेते हैं। नॉर्मली हमने कहा कि 1 होता है, लेकिन टिपिकली अनकॉम्प्लिकेटेड हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस में 1 to 2 भी होता है। अमूमन जो है 2 या 2 से ज़्यादा जब होने लगे, तो इट मीन्स के पहले से बाइकार्बोनेट उस पेशेंट का ज़्यादा है। उसके फिर रीज़न अगर ढूंढेंगे, तो पहले बाइकार्ब थेरेपी तो नहीं ले रहा है, या कोई प्री एग्जिस्टिंग क्रोनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तो नहीं है, या कोई सीवियर वोमिटिंग तो नहीं है। तो ऐसे पेशेंट में बाइकार्ब इतना डेक्लाइन नहीं होता है, तो डेल्टा डेल्टा करने से 2 या 2 से ज़्यादा मिलता है, तो वो शो करता है कोएग्जिस्टिंग मेटाबॉलिक अल्कलोसिस या क्रोनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ऐसे पेशेंट में मिल रहा होता है। अच्छा, ये टिपिकली लैक्टिक एसिडोसिस में जो हमें एवरेज ज़्यादातर जो पेशेंट में मिल रहा होता है, डेल्टा डेल्टा 1.6 मिल रहा होता है, और डीके में जो ज़्यादातर मिल रहा होता है वो 1 मिल रहा होता है। 2 से ज़्यादा या 2 के करीब अभी भी बात कर ली, तो प्री एग्जिस्टिंग हाई बाइकार्ब ड्यू टू एनी रीज़न, जो अब बात कर ली कि सीवियर वोमिटिंग या बाइकार्ब थेरेपी मिल रही है, या फिर क्रोनिक एग्जिस्टिंग जो है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। अच्छा, इसमें मैंने वो नहीं डाला है कि अगर 1 से कम होता है, तो फिर कोएग्जिस्टिंग जो है नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी होता है, अगर 1 से कम है। यानी साथ-साथ अगर एनाइन गैप बढ़ा हुआ है, तो हम कहते हैं कि हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और डेल्टा डेल्टा 1 से कम है, तो हम कहते हैं अलोंग विथ द हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस आल्सो प्रेजेंट। ये उनकी बात कर रहे हैं जिसमें एनाइन गैप ज्यादा होता है। रिमेम्बर डेल्टा डेल्टा हम जब करते हैं जब एनाइन गैप बढ़ा हुआ होता है।
आखिर में हम यूरिन एनाइन गैप की बात कर लेते हैं, तो उसकी इक्वेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। हमने सीरम एनाइन गैप की बात की, तो पोटेशियम यूजुअली अब नहीं डाला जाता, तो इसमें हम डालते हैं और क्लोराइड यहाँ रखते हैं। बाइकार्बोनेट इतना मिनिमल यूरिन में होता है कि उसको फिर नेग्लिजिबल होता है, तो उसको नहीं डालते हैं, और नेग्लिजिबल होने की वजह से यूरिन पीएच अक्सर जो है एसिडिक ही होती है। तो टिपिकली ये कितना मिलता है नॉर्मल लोगों में? स्लाइटली पॉजिटिव टिपिकली मिलता है, लेकिन ये अगर ज़्यादा प्रोनाउंस हो जाए और नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस किसी को हो, तो फिर ये आरटीए को रिप्रेजेंट करता है। और यही चीज़ अगर नॉर्मल एनाइन गैप हो और नेगेटिव आ रहा है यूरिन एनाइन गैप, तो फिर डायरिया को रिप्रेजेंट करती है। दिस हेल्प्स इन डिफरेंशिएटिंग आरटीए फ्रॉम द डायरिया इन प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल सीरम एनाइन गैप। रिमेंबर, टेक होम मैसेजेस में क्या क्या हमने समझा कि ब्लड गैसेस जब हम इंटरप्रीट करते हैं तो हिस्ट्री एग्जामिनेशन में अदरवाइज कुड बी डेंजरस। फिर हमने कहा कि इंटरनल कंसिस्टेंसी को हमें देखना चाहिए, और फिर डेल्टा डेल्टा की जब बात की, टिपिकली 1 होता है, लेकिन 1 to 2 भी अनकॉम्प्लिकेटेड हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस में मिल सकता है, लेकिन समटाइम 2 के करीब है तो कोएग्जिस्टिंग मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो सकता है। और फिर यूरिन एनाइन गैप हमने कहा कि नॉर्मली जो है पॉजिटिव मिलता है, क्योंकि जो है बॉडी में एसिड्स ज़्यादा होते हैं, वो किडनी निकाल रही होती है, और दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्लोराइड while calculating the urine anion gap। क्योंकि जो एसिडोसिस जब होता है तो जो किडनी में अमोनिया सिंथेसिस ज़्यादा होती है, अमोनिया फिर कंपनीड विद द क्लोराइड, और अमोनिया को जो मेजर करना डिफिकल्ट यहाँ पे अवेलेबल भी नहीं है, तो फिर क्लोराइड एज ए सरोगेट मार्कर जब यू हम देखते हैं तो हमें पॉजिटिव मिलता है इन केस ऑफ इन केस ऑफ द आरटी रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, क्योंकि एसिडोसिस बॉडी में होता है, लेकिन वो अमोनिया सिंथेसिस ज़्यादा भी हो रही होती है, लेकिन ट्यूबुलोपैथी की वजह से एसिड ज़्यादा नहीं निकलते, यानी क्लोराइड ज़्यादा नहीं निकलता, तो वो पॉजिटिव दिखाई देता है आरटी में। वाइल इन डायरिया में अगर ट्यूबुलोपैथी नहीं है तो वो एसिड निकल रहे होते हैं, और दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्लोराइड। तो इक्वेशन में हमने देखा कि सोडियम प्लस पोटेशियम माइनस क्लोराइड, तो क्लोराइड अगर ज़्यादा निकल रहा है तो फिर वो नेगेटिव यूरिन का एनायन गैप मिलता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि ये डायरिया की वजह से नॉर्मल एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। तो होपफुली कि ये कुछ काम की चीज़ें हम डिस्कस की। अब इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो अगली वीडियो में, वो मेनली प्रैक्टिकल सिनेरियोज को डिस्कस ज़्यादा करेंगे, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की बात हम ज़्यादा करेंगे।